नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का मतलब क्या होता है। प्राकृतिक संसाधनों में एक शब्द आ रहा है संसाधन। संसाधन का मतलब है कि हमारे उपयोग में आने वाली कोई भी वस्तु को हम संसाधन कह सकते हैं। जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ तो ये पेन क्या है, मेरे लिए संसाधन है। ठीक है। जैसे मैं फल खा रहा हूँ तो फल मेरे लिए संसाधन है। ठीक है। तो हर वो चीज जो हमारे काम आती है उसको हम बोलते हैं संसाधन। तो उपयोग में आने वाली हर वस्तु संसाधन कहलाती है। अब उपयोग हम किसी वस्तु का डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जैसे हमने आम से फल तोड़ा और उसको खा लिया तो ये डायरेक्ट उसका उपयोग हो गया। और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे? जैसे हमने खान से सोना निकाला, तो खान से जब सोना निकालते हैं तो बहुत गंदा होता है और उसके आसपास बहुत सारी गंदगियां लगी होती है। फिर इस सोने का शुद्धिकरण किया गया, शुद्धिकरण छाना इसको, इसमें कुछ और चीजें मिलाई, तब जाके ये ठोस बनता है और फिर उसका हम प्रयोग करते हैं। तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष। तो हम संसाधनों का उपयोग करें, चाहे वो प्रत्यक्ष तरीका हो या अप्रत्यक्ष तरीका हो, कोई भी तरीका हो सकता है। डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो उसी कोई भी वस्तु ऐसी हो जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? संसाधन, जो भी हमारे उपयोग में आ रहे हैं। अब जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति मतलब हमारे पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, और जिनका प्रयोग हम सीधा अर्थात उनमें बिना किसी बदलाव के करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या हुए? जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए और जिनका हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। जिस स्थिति में हुआ है उसी स्थिति में यूज करा। जैसे सौर ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं हम। जैसे हम कपड़े सुखाते हैं तो सूरज की गर्मी से कपड़े सूख जाते हैं, तो वो सीधा ही हमने सौर ऊर्जा का यूज कर लिया। हवा का यूज कर लेते हैं, हवा का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो भी क्या है? एक प्रकृति से हमें प्राप्त है। लकड़ी हो गई, लकड़ी हम डायरेक्टली ले लेते हैं, तो वो भी क्या है? प्रकृति से प्राप्त है। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए? प्राकृतिक संसाधनों के। अब प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार की बात करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है विकास एवं प्रयोग के आधार पर, कि इनका विकास कैसे हुआ, इनका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके आधार पर। दूसरा उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा भंडारण और वितरण के आधार पर। तो तीनों भागों को हम समझते हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की कि विकास एवं प्रयोग के आधार पर संसाधनों को कैसे बांटा जाता है। तो विकास एवं प्रयोग के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो वास्तविक संसाधन और दूसरा संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वो है कि वे संसाधन या वस्तुएं जिनकी संरचना या मात्रा हमें पता है। ठीक है। ऐसे संसाधन जो अभी उपस्थित हैं, जिनकी मात्रा हमें पता है। ठीक है। जैसे मान लो कोयला है, कोयला जमीन में, जैसे भारत का कोयला है तो भारत को पता है कि हमारे जमीन में कितना कोयला निकलेगा, तो उसकी संरचना और मात्रा हमें पता है, तथा जिसका इस्तेमाल हम इस समय कर रहे हैं, जिनकी मात्रा का हमें पता है और जिसका इस्तेमाल हम इस समय कर रहे हैं, ये वस्तुएं वास्तविक संसाधन कहलाती है। उदाहरण लेते हैं जर्मनी में कोयले की मात्रा। जर्मनी में कोयले की मात्रा का पता है कि भाई ये मात्रा कितनी है, और इनका हम इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं और डेली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ समय बाद ये खत्म भी हो सकता है, क्योंकि निश्चित मात्रा किस चीज़ की खत्म हो जाती है। मान लो 100 किलो कोयला है, तो अगर हम रोज 5 किलो यूज करेंगे तो 20 दिन में ये कोयला खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो वो हमें पता है जैसे संसाधनों का, उनको वास्तविक संसाधन कहते हैं। उदाहरण एक और, पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा, महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा, ये सब क्या है? वास्तविक संसाधन है।
अगला है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? वे वस्तुएं जिनकी निश्चित मात्रा या संख्या का अनुमान हम नहीं लगा सकते। ठीक है, जिनका पता है वो तो वास्तविक है, और जिनकी मात्रा का अनुमान हम नहीं लगा सकते, और जिनका प्रयोग हम इस समय नहीं कर रहे हैं परंतु आने वाले समय में कर सकते हैं। हम अनुमान लगा रहे हैं कि वे संसाधन जिनका हम भविष्य में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका उदाहरण लेते हैं। अभी की बात करें तो अभी पवन चक्कियां जो है, पवन चक्कियां की उपस्थिति कम है। बहुत कम जगहों पे पवन चक्कियों से पवन ऊर्जा का उपयोग करा जाता है। पवन चक्की को आप जानते होंगे, इस तरह के खंभे पे ब्लेड पंखे जैसा लगा होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि जब हवा आती है, जब वायु चलती है तेज, तो ये पंखा घूमता है, और ये पंखा घूमेगा तो इसके पीछे मोटर लगी होती है। मोटर से टरबाइन जुड़ा होता है। ठीक है, तो मोटर घूमेगी तो टरबाइन घूमेगा तो वो जनरेटर से जुड़ा होता है, तो जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर जब घूमेगा तो उससे विद्युत का उत्पादन होगा। ठीक है, तो पवन ऊर्जा का प्रयोग हम पवन चक्की से विद्युत बनाने में कर सकते हैं। पर पवन चक्कियों की अभी संख्या कम है, पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले 20 से 25 सालों में इनकी पवन चक्कियों का निर्माण ज़्यादा होगा, और हम किसका? पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? पवन ऊर्जा का। तो ऐसे संसाधन जिनका अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, हम सोच रहे हैं इस बारे में, जिनका अभी हम प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं, पर आने वाले समय में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये संसाधन कौन से हैं? संभाव्य संसाधन। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं कि जो कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है, तो लद्दाख वाले क्षेत्र में क्या है? वहां की जमीन में यूरेनियम के होने की संभावना है। यूरेनियम कि यहाँ पे यूरेनियम निकल सकता है। ठीक है, यूरेनियम निकल सकता है। तो वो किस प्रकार का संसाधन है? एक संभाव्य संसाधन कि हम आने वाले समय में इस जगह पे यूरेनियम को प्रयोग कर सकते हैं। तो विकास और प्रयोग के आधार पर हमने संसाधनों को दो भागों में बांटा, वास्तविक और संभाव्य संसाधन। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को फिर से हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब है ऐसे संसाधन जिनमें जीवन है, और अजैव का जो निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं है। जीवन मतलब जीवित। तो ऐसे संसाधन जो जैव है, जैसे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए और मनुष्य हो गए, ये सब क्या है? जीव है। तो इनको जैव संसाधन कहा। जीव जंतु का हम प्रयोग करते हैं, खेती बाड़ी में पशुओं का प्रयोग करते हैं, गायों से हम गायों का प्रयोग हम दूध के लिए करते हैं, दूध दही छाछ वगैरह बनते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो क्या है? जैव संसाधन है। पेड़ पौधे एक जैव संसाधन है, मनुष्य खुद एक जैव संसाधन है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का प्रयोग करता है किसी न किसी कार्य के लिए। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक संसाधन है। जैसे मान लो किसी बड़े साहूकार के यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है, तो उसके लिए संसाधन है, क्योंकि उपयोग में आने वाली हर एक चीज संसाधन है। अजैव संसाधन की बात करें कि वे वस्तुएं निर्जीव है, जीवित नहीं है। ये वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती है, जैसे वायु है, मिट्टी है, प्रकाश है, हवा है, जल है। ठीक है, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। तो उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आगे और चीजें देखते हैं कि भंडारण एवं वितरण के आधार पर। तो भंडारण और वितरण के आधार पर भी संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है सर्वव्यापक और दूसरा है स्थानीय। सर्वव्यापक ऐसे संसाधन जो सभी जगह उपस्थित हो, जो वस्तुएं सभी जगह पाई जाती है तथा जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वो सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं वायु की, हवा हर जगह उपस्थित है। इंडिया में बैठा हुआ आदमी भी श्वास ले रहा है, और अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी सांस ले रहा है।
तो वायु देखो कि हर जगह उपस्थित है। तो पूरे संसार में वायु का प्रयोग सभी जीव जंतु कर रहे हैं और सभी को ये आसानी से उपलब्ध हो रही है। तो ऐसे संसाधनों को क्या बोलते हैं? सर्वव्यापक संसाधन। तो सर्वव्यापक संसाधन का मतलब क्या है? कि जो सब जगह उपस्थित है और आसानी से उपलब्ध हो जाती है। स्थानीय संसाधनों की बात करें कि जो वस्तुएं कुछ गिने चुने स्थानों पर ही पाई जाती है। गिने चुने स्थानों, उनको स्थानीय संसाधन कहते हैं। जैसे तांबा और लोहे है, सोना है। जैसे अमेरिका में सोना जो है उसकी मात्रा काफी अधिक है, जबकि भारत में उसकी मात्रा बहुत कम है। तो स्थान स्थान पर ही ये पाए जाते हैं। जैसे लोहे की खान हर जगह नहीं होती है, लोहे की खान, तांबे की खान, सोने की खान हर जगह नहीं होती है। कुछ देशों में ये उपस्थित होते हैं, कुछ देशों में नहीं होते। तो जिनमें नहीं होते वो वहां से व्यापार करते हैं, वो वहां से व्यापार के द्वारा अपने देश में मंगाते हैं। ठीक है, तो वो स्थानीय संसाधनों का उदाहरण है। तो ये हमने संसाधनों को बांटा 3 तरीके से: विकास एवं प्रयोग के आधार पर, उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर, और भंडारण और वितरण के आधार पर। अब इनको हम सारे संसाधनों को 2 भागों में बांटेंगे। जो सारे संसाधन हैं इनको हम प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, प्राकृतिक संसाधन जो है जिनका हम प्रयोग करते हैं, इनको हम 2 भागों में बांटेंगे। तो संसाधनों को हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला है नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन का क्या मतलब है? कि वे वस्तुएं जिनका निर्माण और प्रयोग हम दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी पूर्ति आसानी से हो जाती है, बार बार जिनका प्रयोग किया जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन जिनका एक बार प्रयोग किया और वो खत्म हो गए, उनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इनकी मात्रा असीमित है, असीमित मात्रा। इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जबकि अनवीकरणीय संसाधन है सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में। एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये अंतर है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में, कि वे वस्तुएं जिनकी मात्रा असीमित मात्रा है और जिनका हम प्रयोग बार बार कर सकते हैं, वैसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जबकि वे संसाधन जिनकी सीमित मात्रा है और उनका एक बार उपयोग करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, उनका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, उनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, तो सूर्य की ऊर्जा को हम हमेशा प्रयोग कर सकते हैं, डेली प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है हवा। हवा से हम पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। जबकि इसके उदाहरण अनवीकरणीय संसाधनों की बात करें तो कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गई। तो ये सब क्या है? हमारे लिए सीमित मात्रा में। कोयला एक बार प्रयोग किया, खत्म हो गया, फिर दोबारा खान में से कोयला निकलेगा, हमारे पास आएगा और उसका हम फिर से प्रयोग करेंगे, फिर से वो खत्म हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जमीन में जितना भी कोयला है हम प्रयोग करके खत्म कर देंगे। तो वो उनकी मात्रा क्या है? सीमित है। वैसे ही पेट्रोलियम का है, प्राकृतिक जो गैस है उसको भी हम जमीन से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जो मेथेन होती है,
और उस गैस का हम प्रयोग करते हैं। तो प्राकृतिक गैस भी एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो इस तरह से हम नवीकरणीय संसाधनों को दो बड़े भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन जिनको हम एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। और अगर अपन जो अनवीकरणीय संसाधन है इनका ऐसे ही प्रयोग करते रहे तो कुछ समय में ये संसाधन खत्म हो जाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेंगे। इसलिए हमें इनका क्या है, कुछ प्रबंधन करना होगा ताकि हम इन जो ये संसाधन है इनका अपने आने वाले पीढ़ी भी प्रयोग कर सके। ठीक है, एक टीवी में ऐड आता है, आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पे गाड़ी रुकती है और ट्रैफिक पे गाड़ी रुकती है तो जब रेड लाइट होती है, लाल बत्ती जलती है तो गाड़ी रुक जाती है। तो वहाँ पे जो व्यक्ति होता है ड्राइवर, वो गाड़ी का इंजन बंद नहीं करता। तो उसका जो बच्चा बैठा रहता है वो बोलता है कि पापा इंजन बंद करो, जिस तरह से आप ये तेल का प्रयोग कर रहे हो पेट्रोल वगैरह का, तो हमारे टाइम पे तो तेल बचेगा ही नहीं। तो ये क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है जो गाड़ी में तेल डलता है। तो हमें इनका प्रबंधन करने की आवश्यकता है, वो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।